ये आपका प्रोसेसर है, ये आपका सीपीयू है, इसके ऊपर करेंटली प्रोसेस P1 एग्जीक्यूटिंग, ये प्रोसेस P1 है, दैट P1 इज एग्जीक्यूटिंग, और ये है आपका टाइम, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रही थी कर रही थी कर रही थी कर रही थी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ, इंटरप्ट आया। इंटरप्ट आया, तो अगर इंटरप्ट आएगा, Anish, time quantum is not specific to multitasking. What I am trying to say is multitasking multitasking is actually a special type of multi-programming operating system, nothing more than that. So, but multitasking is actually defined only on the basis of time quantum. That multitasking में सिर्फ क्या होता है, मल्टीटास्किंग का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कल भी मैंने आपको दिखाया था, कल भी बोला था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ थे कल? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ही है। तो अगर मैं मल्टीटास्किंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं टाइम शेयरिंग बोल रहा हूँ, और वो है तो मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक वेरिएंट, वो है तो मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक वेरिएंट, जहां पर जो प्रियम्पशन है दैट इज बेस्ड ऑन दी टाइम क्वांटम, दैट इज बेस्ड ऑन दी टाइम क्वांटम। तो मल्टीटास्किंग एक्चुअली टाइम शेयरिंग ही है। तो जब भी आप मल्टीटास्किंग बोल रहे हो तो मल्टीटास्किंग इज अनदर नेम ऑफ टाइम शेयरिंग। इसका मतलब सारी प्रोसेसेस सीपीयू को थोड़े थोड़े टाइम के लिए शेयर करती हैं, इसलिए टाइम क्वांटम इज स्पेसिफिक टू मल्टीटास्किंग, बिकॉज मल्टीटास्किंग and time sharing are the same thing, but every multi-programming need not be based on time. Every multi-programming concept need not be based on time. Clear? तो बात समझना, P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, एक इंटरप्ट आता है। तो जब हम CO पढ़ेंगे, जब मैं आपको इंटरप्ट बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्यूशन देता हूं। इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट, हर इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग क्या एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है गाइस? आवाज, हाँ, जब इंटरप्ट आया तो क्या हर इंटरप्ट को हैंडल किया जाता है? बोलो सबसे पहले तो। मुझे लाइव ऐप पर कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, मुझे लाइव ऐप पर कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप लोग नहीं हो तो मुझे वैसे बता दो, तो मैं सेशन वेशन एंड कर देता हूं। लाइव ऐप स्टूडेंट्स, या तो फिर अगर आप इधर आ गए हो तो एटलीस्ट वहां पर कोई हलचल तो दिखाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं। ये कौन बोला नो सर? हाँ, वही बोला ना कि कुछ लोग यूट्यूब में आ गए होंगे। इट नीड एक्सप्लोरर्स, आप ये ज्ञान कहां से लेकर के आए हो? दैट इट इज नॉट नीडेड टू हैंडल ईच इंटरप्ट। इट इज डेफिनेटली, अगर इंटरप्ट आया है, सुनना, हेलो एक्सप्लोरर भाई साहब, कुछ लोगों ने ये बोला कि सर इट इज नॉट नीडेड टू हैंडल ईच इंटरप्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सीपीयू के पास कोई इंटरप्ट आया है, सुनना जीवन में बहुत जरूरी है, अगर सीपीयू के पास कोई इंटरप्ट आया है तो उसको डेफिनेटली उस इंटरप्ट को हैंडल करना ही पड़ेगा, है ना। अगर इंटरप्ट आया है तो डेफिनेटली आपको उसको हैंडल करना ही पड़ेगा। दैट आई डोंट नो। अब बात समझने की कोशिश करना। एक इंटरप्ट आ गया, तो इंटरप्ट अराइव्स, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वो टाइम है, इससे पहले कहीं इंटरप्ट आ गया होगा और ये यहां तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ। ये करंट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट कर रहा था, उस करंट इंस्ट्रक्शन का इसने यहाँ पर एग्जीक्यूशन किया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले लेगा। इंटरप्ट के आते ही, इंटरप्ट आने के तुरंत बाद इंटरप्ट की हैंडलिंग नहीं होगी। इंटरप्ट आते ही तुरंत इंटरप्ट की हैंडलिंग हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या होगा,
P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरप्ट आया, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके सीपीयू ने जिस करंट इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट कर रहा था उस करंट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, और उसके बाद उसने चेक किया कि ओहो जीवन में इंटरप्ट चचा आए हैं। तो जैसे ही वो इंटरप्ट चचा आएंगे तो अब भैया सीपीयू का जो काम है वो ये है कि वो इस इंटरप्ट को हैंडल करे। अब उसका काम है, सुनना अच्छे से, अब उसका काम है कि वो इस इंटरप्ट को हैंडल करे। तो अभी मुझे बताना सीपीयू के अंदर, अभी मुझे बताना सीपीयू के अंदर यही सारी चीजें जो इतनी देर से आप पढ़ रहे थे, ये जो रजिस्टर्स और ये सारी चीजें थी, इसके अंदर इन रजिस्टर्स में अभी तक किसका डेटा था? ये स्पेशल भी हो सकते हैं और ये जनरल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस सीपीयू में जब ये P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, इस P1 का डेटा इन स्पेशल एंड जनरल पर्पस रजिस्टर में रखा हुआ था, है ना? अब क्या होगा? अब होगा ये कि इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए हर इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग, हर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए सिस्टम में एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है। हर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए सिस्टम में एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है। अब बात समझना, इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस उसको कैसे मिलेगा, वो कैसे उसको लेकर के आएगा, कौन कौन से टाइप के इंटरप्ट हो सकते हैं, सारी कहानी सीओए की, सारी कहानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की, उसको आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीज आप जानते हो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करो। क्या कि अगर एक इंटरप्ट आया है तो उस इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ेगा, और हर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज नथिंग बट अ रूटीन। व्हाट इज अ रूटीन? अ फंक्शन। नाउ ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये कुछ और कुछ नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये कुछ नहीं है बट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दिए, अगर आपने ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दिए, तो ये इंटरप्ट जो आया था ये आपसे जो भी कराना चाहता था, मान लो कि वो काम हो गया। समझ गए आप बात को? Sir, does interrupts are also handled according to priority? Yes, interrupts are also handled according to priority if priorities are assigned to the interrupts and multiple interrupt arrives at the same time. अगर ऐसा हुआ कि ये एक इंटरप्ट था और इसी ड्यूरेशन में यहाँ पर एक और इंटरप्ट आ गया, तो अब ये एक इंटरप्ट 1 हो गया और एक इंटरप्ट 2 हो गया, तो ये जो दो इंटरप्ट आए हैं इनमें से किसको पहले हैंडल किया जाएगा, इसकी भी प्रोसीजर है, लेकिन वो अगेन इंटरप्ट प्रायोरिटी और उसको कैसे हैंडल करेंगे, दिस आर ऑल रिलेटेड टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है? बेटा एक्सप्लोरर फिर आप वही बोल रहे हो, सर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स एंड सम इंटरप्ट्स कैन बी हैंडल नेग्लेक्टेड फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंटरप्ट की प्रायोरिटी के बेसिस पे। तो ये आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसकी कहानी क्या कि अगर एक से ज्यादा इंटरप्ट हैं, अगर एक अकेला ही इंटरप्ट आया है, सुनना एक्सप्लोरर, वही फिर वही वाली बात हो रही है, थोड़ा आधा ज्ञान आपको कंफ्यूज कर देता है। आपको क्या लगता है कि एक अकेला इंटरप्ट आया है और उस इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है तो उस इंटरप्ट को नेग्लेक्ट कर दोगे? अगर एक अकेला इंटरप्ट आया है तो उस इंटरप्ट को हैंडल करना ही करना पड़ेगा। सुनना, अगर एक अकेला इंटरप्ट आया है तो उस इंटरप्ट को हैंडल करना ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर एक से ज्यादा इंटरप्ट आ गए हैं एट दी सेम टाइम, अगर एक से ज्यादा इंटरप्ट आ गए हैं एट दी सेम टाइम, तो क्योंकि प्रोसेसर एक ही है ना, तो अगर प्रोसेसर एक ही है तो वो एक टाइम पे एक ही इंटरप्ट को हैंडल कर सकता है। तो अगर वो एक टाइम पे एक ही इंटरप्ट को हैंडल कर सकता है तो वो जो मल्टीपल इंटरप्ट्स आ गए हैं एट द सेम टाइम, उनमें से किसी एक को प्रायोरिटी के बेसिस पे हैंडल करेगा और दूसरे को टाइम बीइंग नेग्लेक्ट कर देगा, दूसरे को टाइम बीइंग नेग्लेक्ट कर देगा। उस इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद जो प्रायोरिटी के बेसिस पे उसने अभी सिलेक्ट किया है, उस इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद वो फिर जो नेक्स्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट है उसको भी हैंडल करेगा, लेकिन उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। ब्रो, गॉट इट एक्सप्लोरर? समझ गए एक्सप्लोरर कि आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा है दैट इज गुड, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इस इंटरप्ट को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। नहीं, मुझे उस इंटरप्ट को हैंडल तो करना ही करना पड़ेगा। समझ गए?
प्रणीता, which last point please? है ना, चलो तो क्या बोला मैंने, एक इंटरप्ट आया, हर इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ेगा और अभी जीवन में परेशानियों को नहीं बढ़ाते। यस, एक्सप्लोरर अगर एक सिंगल इंटरप्ट आता है तो उसको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरप्ट की अपनी, इंटरप्ट आया ही उस रीजन से है कि दैट हैज टू बी सर्विस एट द राइट मोमेंट। ठीक है, और इसीलिए हम बोलते हैं इंटरप्ट आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन अंडर एग्जीक्यूशन। वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हैंडल हो जाते हैं अगर एक ही है तो, है ना। चलो, तो अब मैंने बोला अभी हम ज्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, मल्टीपल इंटरप्ट्स आएंगे हमारे जीवन में जब सीओए पढ़ेंगे, मल्टीपल इंटरप्ट्स आएंगे हमारे जीवन में जब सीओए पढ़ेंगे। सर आईएसआर एग्जीक्यूशन वाला, हाँ उसके ऊपर बात करते हैं। तो लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि जीवन में सिर्फ एक ही इंटरप्ट आ रहा है, अभी से ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रोग्राम P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, वो P1 एग्जीक्यूट कर रहा था और एक इंटरप्ट आया किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो जब वो इंटरप्ट आया तो मैंने कुछ टाइम के लिए जो करंट इंस्ट्रक्शन, तो यहां पर इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, करंट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन, जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था उस करंट इंस्ट्रक्शन को सीपीयू एग्जीक्यूट करता रहा। ठीक है, नाउ जैसे इस करंट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, सीपीयू ने चेक किया कि अच्छा भैया इंटरप्ट आ गया है, सीपीयू ने चेक किया कि भैया इंटरप्ट आ गया है। तो अब बात समझना, इंटरप्ट आया है तो इंटरप्ट को हैंडल करने का मतलब, हर इंटरप्ट को हैंडल करने का एक तरीका है, हर इंटरप्ट को हैंडल करने का एक तरीका है क्या, कि आपको उस इंटरप्ट, वो इंटरप्ट आया क्यों है, वो इंटरप्ट इसलिए आया है कि वो आपसे कुछ करवाना चाहता है। इंटरप्ट आया है क्योंकि वो सीपीयू से कह रहा है कि इस चीज को प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट है। तो सीपीयू से जो भी काम, वो देखो इंटरप्ट्स आर डेडिकेटेड, समझना बात को, इंटरप्ट्स आर डेडिकेटेड। ऐसा नहीं होगा कि सर कोई सा इंटरप्ट किस पर्पस से आया है, ऐसा नहीं, हर इंटरप्ट का अपना सिग्निफिकेंस है। इंटरप्ट के जो कोड है, किसी इंटरप्ट, कोई इंटरप्ट किस पर्पस से आया है, उस इंटरप्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा, उस इंटरप्ट को सर्विस करने के लिए किस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सिस्टम को पता है। उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड है। सुनना, इंटरप्ट्स के करस्पॉन्डिंग जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड है। कौन सी मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एरिया दिया हुआ है मेमोरी में, याद आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एरिया दिया हुआ है, याद आता है, उस एरिया में ऑलरेडी इंटरप्ट के जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो लोडेड है। समझ गए बात को? शरी, ओके शरी, समझ गए बात को मैं क्या बोल रहा हूं, कि हर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा और वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एरिया है, जो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को अलोकेटेड है, उस एरिया में ऑलरेडी इन इंटरप्ट्स के करस्पॉन्डिंग जो सर्विस रूटीन है वो लोडेड है ना। और जब भी मुझे किसी इंटरप्ट को हैंडल करना होगा तो there are mechanism which we'll discuss in the COA, there are mechanism which we'll discuss in the COA, जिसके बेसिस पे हमको ये पता चलेगा, जिसके बेसिस पे हमको ये पता चलेगा कि ये जो इंटरप्ट आया है, इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, सुनना अच्छे से क्या बोल रहा हूं, ये जो इंटरप्ट आया है, इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए, इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो पहला इंस्ट्रक्शन है, उसका जो एड्रेस है उसको मैं बोलता हूं वेक्टर एड्रेस। क्या बोलता हूं? वेक्टर एड्रेस। इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेसेस को जनरली कहा जाता है वेक्टर एड्रेस। तो ये जो इंटरप्ट आया है, इसको हैंडल करने के लिए जो सर्विस रूटीन है, वो सर्विस रूटीन का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उसका जो वेक्टर एड्रेस है, वो मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट वी विल डिस्कस इन दी सीओए।
दैट वी विल डिस्कस इन दी COA। समझ गए? लेकिन अब ये इंटरप्ट आया तो मुझे इस इंटरप्ट को हैंडल करना था। अब मेरी बात समझना, हुआ क्या, जब ये प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही थी तब ये जो CPU का डेटा था, ये जो CPU की स्टेट थी, इन CPU के रजिस्टर में किस प्रोसेस का डेटा रखा हुआ था? इस CPU के रजिस्टर में प्रोसेस P1 का डेटा रखा हुआ था। और अब क्या होगा? अब होगा ये कि क्योंकि इस इंटरप्ट को हैंडल करना है, इसलिए फ्रॉम नाउ ऑन फॉर टाइम बीइंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज एग्जीक्यूटेड ऑन दी CPU। समझे बात को? तो आपको इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट नहीं करवाते तो इस इंटरप्ट को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो अगर इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा? इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये जो रजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। जब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करेगा तो ये भी तो एक पीस ऑफ कोड ही है, तो ये भी तो प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर इन सबको चेंज करेगा। तो अगर ये भी स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर इन सबकी वैल्यू को चेंज कर देगा तो जिस टाइम पर P1 एग्जीक्यूट कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू थी, स्टैक पॉइंटर की क्या वैल्यू थी, ये सारी की सारी तो लॉस्ट हो जाएंगी, ये सारी की सारी तो लॉस्ट हो जाएंगी। तो अब क्या होगा? अगर ऐसा है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था और एक इंटरप्ट आएगा तो मैं जो करंट स्टेट है CPU की, उस करंट स्टेट को प्रोसेस P1 की PCB में स्टोर करूंगा, प्रोसेस P1 की PCB में स्टोर करूंगा। और इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के करस्पॉन्डिंग दिस ऑल्सो अ प्रोसेस, इस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है कि इसका क्या प्रोग्राम काउंटर है, एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन विल बी लोडेड इनटू द CPU, ऑल दोस इंफॉर्मेशन विल बी लोडेड इनटू द CPU। एंड दिस इंटरप्ट सर्विस रूटीन, every interrupt service routine will end with a return instruction. Every interrupt service routine will end with a return instruction। तो जब ये return instruction execute होगा तो क्या होगा? जब ये return instruction execute होगा तो current value of program counter जो हमने stack के अंदर पुश की होगी उसको ला करके मैं यहाँ पर लोड करूंगा, और फिर इस वापस से यहां से क्या होगा? आफ्टर रिटर्न यहां से P1 अगेन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। क्लियर? तो क्या यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ? बताओ मुझे, क्या यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ? बोलो बोलो बोलो, क्या यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ? गुलाम गाज ऐसे कह रहे हो, कैसे नहीं हुआ? स्वर्णा भी कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुआ। And Anish is asking, yes sir, but P1 start again from which state? From which state means? From which state means जिस टाइम पर P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट, जिस टाइम पर P1 का एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर P1 की जो स्टेट थी उस स्टेट को मैंने PCB में स्टोर करा दिया था। फिर मैंने प्रोग्राम जो रजिस्टर्स थे उनको इंटरप्ट सर्विस रूटीन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज थी उनके अकॉर्डिंग लोड कर दिया था। और जब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन रिटर्न मारेगा, जब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन रिटर्न मारेगा, तब मैं क्या करूंगा? वापस से ये जो प्रोग्राम प्रोसेस P1 की PCB की वैल्यू होगी इनको मैं वापस से लोड करा दूंगा रजिस्टर में। इसका मतलब प्रोसेस P1 जब स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन तो वापस से ये उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा जिस पॉइंट पर ये था जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था। है ना? यस किशन, दिस इज डेफिनेटली, ये जरूरी है किशन। अगर इंटरप्ट के केस की बात करोगे, ओके, सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग। किशन ने मुझसे कहा सर कॉन्टेक्स्ट स्विच तो हुआ, किशन बोल रहा है कि सर कॉन्टेक्स्ट स्विच तो हुआ, बट सर ये जरूरी है कि वापस वही प्रोसेस स्टार्ट हो, रन होना। यस, बिल्कुल जरूरी है वापस से वही प्रोसेस। इंटरप्ट के केस में सुनना, अगर ये इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं,
अगर ये इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं तो इन एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के केस में एग्जैक्टली वही प्रोसेस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा जिसको हमने होल्ड कराया था जिस टाइम पर इंटरप्ट आया था। लेकिन अगर ये वो इंटरप्ट है जो प्रियम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, अगर ये वो इंटरप्ट हैं जो प्रियम्पटम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो प्रियम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए इंटरप्ट शायद फिर सब क्या करेंगे, प्रियम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए इंटरप्ट सिर्फ एक काम करेंगे कि P1 के स्टेट को चेंज करा देंगे और उसका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा वो क्या करेगा, दूसरी प्रोसेस की पीसीबी को लोड करवा देगा। क्लियर? ड्यूरिंग ISR सर P1 इज वेटिंग और वेट टू रेडी क्यू। देखो एक्चुअल में अगर सीओए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो हम उसको वेटिंग क्यू में डालते हैं। अगर हम सीओए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो हम उसको वेटिंग क्यू में डालते हैं। क्लियर? क्योंकि जब मैं सीओए के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझता हूं ना, आप लोग थोड़ा सा एक तो पहले कुछ चीजों को क्लियर कर लो। कैसे क्लियर कर लें सर? ऐसे क्लियर कर लो कि जब मैं सीओए पढ़ाता हूं तब मैं मल्टीपल प्रोसेसेस के बारे में बात ही नहीं करता हूं। जब हम सीओए पढ़ते हैं तो हम मल्टीपल प्रोसेसेस के बारे में बात ही नहीं करते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस साथ में एग्जीक्यूट कर पाए इस चीज की कैपेबिलिटी ही कौन प्रोवाइड कराता है? सुनना अच्छे से। दी बेसिक प्रॉब्लम इज, आप मुझसे ये बोलोगे सर हमने दो डेफिनेशंस देखी हैं। सुनना बात को, आप लोग जनरली क्या है ना, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लेवल पे पढ़े हुए हो, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आप लोगों ने दो डेफिनेशन देखी होगी जब आप जब आप वहाँ पर बात करते हो सीओए के अंदर, तो बोलते हो अगर कोई इंटरप्ट आता है, अगर कोई इंटरप्ट आता है तो मैं क्या करता हूँ, जब इंटरप्ट आता है तो मैं करंट प्रोसेस की जो करंट प्रोसेस है उसका जो करंट प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है उसको एक स्टैक में सिर्फ लोड करा उसको स्टैक में पुश कर देता हूँ। इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस को आपके प्रोग्राम काउंटर में लोड करा देता हूँ और जब आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन रिटर्न करता है, जब आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन रिटर्न करता है तो मैं वापस से आपके स्टैक से उस वैल्यू को पॉप करता हूँ, उस पॉप वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर के अंदर लोड करता हूं और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। इसका मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर वहां पर रेडी क्यू का सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अगर आप सीओए के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ रहे हो तो वहां पर रेडी क्यू का सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि सीओए द कंप्यूटर इज नॉट डिजाइंड, द कंप्यूटर और द सीपीयू इज नॉट डिजाइंड टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द कैपेबिलिटी. Who is providing this capability? Operating system is providing the capability that on a single CPU you are actually able to perform the you are actually able to perform the execution of different processes. बात समझ रहे हो? CPU इस कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन ही नहीं किया गया है ना। तो अगर आप CPU के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्ट को समझोगे देन यू विल विजुलाइज इन अ डिफरेंट मैनर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको मैं सिर्फ कुछ बेसिक चीजें दे रहा हूँ, उस चीज को समझने की कोशिश करो। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक्चुअल में अगर आप ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो बहुत सारे इंटरप्ट्स होंगे, हर एक का इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी एरिया में लोड होगा। तो ये सारी चीजें अब कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। तो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस वाली प्रोसेस P1 के कॉन्टेक्स्ट को वापस से वहां पर डाल देगा। अब बात समझना, इंटरप्ट की प्रायोरिटी इस प्रोसेस से, ये क्या है, ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये आपका कर्नल लेवल प्रोग्राम है। ये कैसा प्रोग्राम है? कर्नल लेवल प्रोग्राम है। इसका जो एग्जीक्यूशन होगा ये कर्नल मोड में होगा। ये जो P1 एग्जीक्यूट हो रहा था ये यूजर लेवल प्रोग्राम था, तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा इससे ज्यादा होगी, इसलिए उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। ठीक है, नाउ अब क्या कहानी है? आप बोलोगे सर P1 को तो आपने लोड कर पुश करा दिया था। जिस टाइम पर ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट कर रहा था, समझना, जिस टाइम पर ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेढ़ी खीर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेढ़ी खीर है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट कर रहा था, हो सकता है कि ये जो आपकी रेडी क्यू थी जिसके अंदर अभी प्रोसेस P1 थी, इसमें दो प्रोसेस P2 और P3 और आ जाएं और प्रोसेस P3 की प्रायोरिटी ज्यादा हो प्रोसेस P1 की प्रायोरिटी से। तो अब जब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन रिटर्न करेगा, अब जब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन रिटर्न करेगा तो कौन सी प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा? कौन सी प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा अगर दिस इज दी सिचुएशन? बताओ मुझको। आप लोग बहुत सारी चीजों को मिक्स कर देते हो एंड डोंट डू इट। कुछ हो गया है क्या?
वीडियो लैग हो रहा था, शायद वो लोग भी इसीलिए आए थे, वो कुछ चेंज करके गए। मैं एक काम करता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएं, सब लोग सेम उस पर आ जाएं। सब लोग इतना देखो, मैंने ये जो पूछा है कि अगर आईएसआर जब एग्जीक्यूट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रेडी क्यू में कुछ नई प्रोसेस आ सकती हैं, और अगर कुछ और प्रोसेस आ जाएं और आपकी शेड्यूलिंग प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग हो और एक नई प्रोसेस P3 आ जाए जिसकी प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा हो, तो जब ये इंटर सर्विस रूटीन रिटर्न करेगा तो किस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सीपीयू पर, P1 का या P3 का? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। P3 नहीं नहीं नहीं, इतना लंबा ब्रेक नहीं, आ गया मैं वापस, हो गया है ना। सो प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली, तो इसलिए किसने मुझसे पूछा था, सो सर इंटरप्ट, सो सर इंटरप्ट इज स्पेसिफिक केस वेयर प्रोसेस गोज टू रनिंग। नहीं अनीश, देखा समझ गए आप बात को। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, तो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम is actually providing the capability that multiple processes can run on the CPU in the same time period, in the same time period, right? But the idea is, अगर मैं सिंपली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं सिंपली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं वहां पर ओएस को इन्वॉल्व ही नहीं करता, बोलता हूं तुम घर जाओ, तुम बाद में आना, पहले मैं ओएस, सीओए अपने आप में इतना ट्रिकी है, सीओए अपने आप में इतना ट्रिकी है कि मैं इन सारी दुनियादारी की चीजों को उसके अंदर और इन्वॉल्व करके उसको वहां पर समझना ही नहीं चाहता। बट एक्चुअल में क्या होगा, सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम तो साथ में काम कर रहे हैं, सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम तो साथ में काम कर रहे हैं, तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीओए फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या होगा, अब आपके जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है इसका जो एड्रेस प्रोवाइड होगा, यार अभी भी लैग कर रहे हैं क्या? एक काम करो प्लीज, आई वांट वन स्टूडेंट फ्रॉम दी लाइव ऐप टू टेल मी कि लाइव ऐप पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या उसके अंदर बहुत ज्यादा लैगिंग है अभी भी? लाइव ऐप पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दोनों वीडियो एक साथ चलाओ, देखो लाइव ऐप पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और यूट्यूब पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या उन दोनों में अभी भी बहुत ज्यादा लैगिंग है? क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं, यस सर लैगिंग, बच्चे बोल रहे हैं ब्रो।
नाउ इट शुड बी क्लियर, है ना? अब ये सही होना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब सही होगा। शुरू करते हैं। तो गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर दोनों सब्जेक्ट को एक साथ समझने की कोशिश करूंगा ना तो मर जाऊंगा, और आप लोग भी समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल सी कहानी बताई थी कि बेटा ऐसे समझने की कोशिश करो कि एक प्रोसेस है P1, और कोई प्रोसेस थी नहीं, जीवन में ज़्यादा कष्ट मत पालो। एक प्रोसेस थी P1 और कोई प्रोसेस थी नहीं, है ना? लेकिन एक इंटरप्ट आया, तो उस इंटरप्ट का अपना एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा। जब वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन आपके सीपीयू पर एग्जीक्यूट करेगा, तो वो सीपीयू की स्टेट को चेंज कर देगा। इसका मतलब वो प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, उनकी वैल्यूज को चेंज कर देगा। और अगर उनकी वैल्यूज चेंज हो गई, तो अगर इंटरप्ट सर्विस रूटीन रिटर्न करेगा, और जब मैं P1 को वापस से एग्जीक्यूट करना शुरू करूंगा, तो फिर आपका प्रोग्राम P1 किसी और चीज के बेसिस पे काम करना शुरू कर देगा, विच इज रॉन्ग। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस P1 को जब आप सीपीयू से छीन रहे हो और इंटरप्ट सर्विस रूटीन को सीपीयू दे रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सीपीयू की जो स्टेट है उसको आपको प्रोसेस P1 की पीसीबी में स्टोर कराना पड़ेगा, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है उसको सीपीयू के ऊपर लोड करना पड़ेगा। जब ये रिटर्न करे तो आप वापस से प्रोसेस P1 की जो पीसीबी है उसके कंटेंट को सीपीयू पर लोड करेंगे। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। इसका मतलब अगर इंटरप्ट हैंडल होगा तो भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। इतना समझ में आया? मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग समझाना चाह रहा था, इंटरप्ट नहीं समझाना चाह रहा हूँ ब्रोज। अभी इंटरप्ट की बात नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? पहले तो जवाब दे दो भाई, दिखाई भी दे रहा है कि नहीं, वो चला के तो चले गए। चमका कि नहीं चमका? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है वापस से। हो क्लियर सर? हाँ सर, ठीक है। चलो, सो ये एक दूसरी चीज थी। इसका मतलब जब इंटरप्ट हैंडलिंग होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी, ज्यादा इसको समझना नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं, इसके ऊपर आपसे इंटरनल डीप में जाकर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यार स्टिल लैगिंग वाला क्या कर सकता हूं मैं? कितना जीवन में परेशान होना है, ये चीजें। एवरीथिंग इज ओके, सम पीपल आर सेइंग एवरीथिंग इज ओके एंड सम आर सेइंग स्टिल लैगिंग सर। आप लोग एक बार बंद करो और वापस से चालू करो तो अपना यूट्यूब। पुराना वो होगा तो वो पुराना लैग आपको वो दिखेगा, इसलिए एक बार बंद करके चालू करो, या तो फिर उसको आगे वो करो। सब पीपल आर सेइंग एवरीथिंग इज ओके। चलो, सो इंटरप्ट हैंडलिंग जो तीसरा रीजन है जिसके कारण आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है, समझना, ठीक है? जब आपका मोड यूजर मोड टू कर्नल मोड में स्विच होता है, जब आपका मोड यूजर मोड टू कर्नल मोड स्विच होता है, तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। यूजर मोड टू कर्नल मोड स्विच, वाई? यूजर मोड टू कर्नल मोड स्विच में क्या होगा, यूजर मोड में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जैसे ही आप कर्नल मोड में जाओगे तो आप एक सिस्टम कॉल करोगे, हाँ, है ना? तो अगर आप एक सिस्टम कॉल कर रहे हो तो सिस्टम कॉल के करस्पॉन्डिंग सिस्टम कॉल का अपना एक प्रोसेस होगा। सिस्टम कॉल इज बेसिकली अ फंक्शन बट दैट इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो वो सिस्टम कॉल अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो सिस्टम कॉल जब सीपीयू पर आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो सिस्टम कॉल प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को उस सिस्टम कॉल के बेसिस पे एग्जीक्यूट करेगा। यस और नो? तो अगर सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है तो सिस्टम कॉल के एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी आपने जिस प्रोसेस ने सिस्टम कॉल किया है यूजर मोड टू कर्नल मोड स्विच करने के लिए, उस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टोर करा के रखना पड़ेगा। यस और नो? तो अगर आप यूजर मोड टू कर्नल मोड स्विच करोगे तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। बट
We are not interested in this two particular cases. You must understand that हाँ ये जब दो केसेस होंगे तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, जब ये दोनों केसेस होंगे तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, लेकिन हम जिस चीज में इंटरेस्टेड है वो किस चीज में, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उस केस में रनिंग स्टेट से या तो अगर किसी प्रोसेस का प्रियम्पशन होता है या फिर रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस आईओ ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है या फिर रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस टर्मिनेट होके जाती है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रेडी क्यू से अगर नई प्रोसेस को सीपीयू में लोड कराया जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है. वी आर concerned about this specific case. But I just wanted to explain that context switching is not only limited to this particular situation. Context switching will happen in case of interrupt handling as well as in case when uh, mode will switch from user mode to kernel mode. Clear? तो अब बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बोल रहा हूँ चीज को समझने की कोशिश करना. सर स्टिल लैगिंग, क्या कर लूंगा मैं अब, मेरे हाथ में क्या है भाई. OBS कहाँ है, फ्रेम्स आर ड्रॉपिंग तो लैग तो करेगा ही भाई, बोलता हूँ. यार हेलो.
थोड़ा सा आज के लिए मैनेज करो जो भी है इसका, है ना। है अगर आपके यहाँ पर लैगिंग है, इट्स फाइन, नो लैगिंग एट माय एंड, इट्स ओके सर, फाइन नाउ, कंटिन्यूअस। चलो 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 चलो, तो अगर थोड़ी बहुत है भी तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। सो वही बोल रहा हूँ, आई विल कंटिन्यू। थोड़ा बहुत ऊपर आगे पीछे देख लेना उसको, हो सकता है कि आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स आपको इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर लैगिंग के कारण थोड़ा बहुत ना मिल पाए। लाइव ऐप पर तो ओके है ही राधेश्याम, दर इज नो प्रॉब्लम इन लाइव ऐप, बट शायद यूट्यूब पर लैग कर रहा है, डोंट नो एनी रीजन, वो लोग आएंगे तो देखेंगे। बट एनीवे, चलो तो कहानी क्लियर हो गई, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सबको समझ में आना चाहिए। अब एक बात समझना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हो क्या रहा है। क्या मैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में एक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर कर रहा हूं और फिर मेमोरी से एक दूसरी इंफॉर्मेशन को सीपीयू के रजिस्टर्स में लोड करा रहा हूं। हाँ, तो एक बात बताना, सीपीयू एक्चुअल में किस पर्पज से यूज होना चाहिए। सीपीयू प्रोसेसेस के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज होना चाहिए, है ना। लेकिन ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आपके पीसी सीपीयू के जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू को स्टोर कराएंगे मेमोरी में, उसमें कुछ टाइम लगेगा, फिर किसी दूसरी प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो पीसीबी है उसके कंटेंट को मेमोरी से उठा करके और लोड कराएंगे सीपीयू के रजिस्टर में, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये जो ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म करने में कुछ टाइम लगने लग वाला है। तो क्या ये टाइम एक्चुअल में सीपीयू का टाइम, क्या इसमें सीपीयू यूटिलाइज होगा? ऑब्वियसली इस पर्पज से सीपीयू यूटिलाइज होगा, लेकिन इस टाइम पर सीपीयू कोई भी फ्रूटफुल काम नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट स्विचिंग बिटवीन टू टास्क, इट इज ओनली स्विचिंग, दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग बिटवीन टू टास्क, ठीक है। बट नो यूजफुल वर्क इज बीइंग डन इन दिस टाइम by the CPU. So can we actually say that जो context switching है उसके अंदर कुछ टाइम लगेगा, और ये जो टाइम है बेसिकली ये एक ओवरहेड है ना। So you can actually say context switching time is an overhead. और ये जो ओवरहेड है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? ये ओवरहेड इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट कितना है। जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा उसको स्टोर एंड लोड कराने में उतना ज्यादा टाइम लगने वाला है, हाँ या ना। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम विल इवेंचुअली डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स, कि कितना कॉन्टेक्स्ट है जिसको आप लोड एंड स्टोर कराना चाहते हो। सर क्लास की नोट्स अवेलेबल करवा दो, फिर वही वाली बात हुई, है ना। जिसको आप लोड एंड स्टोर करवाना चाहते हो, आप किस मशीन पे काम कर रहे हो, बात समझना। मशीन किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करती है, किस टाइप के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती है, मीन्स अगर आप एक मशीन है, अगर वो कॉपी ऑल रजिस्टर वैल्यूज, कॉपी ऑल रजिस्टर वैल्यूज टाइप के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती है, तो वो सारे के सारे रजिस्टर की वैल्यू को एक साथ उठा करके मेमोरी के अंदर डंप करके आ सकती है। तो अगर ऐसे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं आपके सिस्टम में, तो वो एक साथ सारे के सारे रजिस्टर्स की वैल्यू को मेमोरी के अंदर डंप करके आ सकते हैं, तो उस केस में टाइम कम लगेगा। अगर इंडिविजुअली सारे रजिस्टर्स की वैल्यू को एक एक करके उठा करके डंप करना पड़ा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपका जो टाइम है, आपका जो टाइम है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्स्ट कितना है, मशीन किस टाइप की है, मशीन किस टाइप के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करती है। एंड जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको टीएलबी को और जो कैशे मेमोरी है उनको फ्लश आउट करने की जरूरत है या नहीं। कभी कभी टीएलबी एंड कैशे मेमोरी को भी फ्लश आउट करने की जरूरत पड़ सकती है, हाँ या ना। एक प्रोसेस है तो अभी कैशे एंड टीएलबी में उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। जैसे ही प्रोसेस स्विच होगी तो अब जो भी डेटा टीएलबी एंड कैशे में अवेलेबल है दैट विल बिकम इनवैलिडेट, यस और नो। क्यों इनवैलिडेटेड हो जाएगा? क्योंकि दूसरी प्रोसेस का स्पेस तो अलग है, उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसलेशन होना चाहिए वो जिस लॉजिकल है उसके लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल एड्रेस की मैपिंग होगी वो कुछ और होगी। तो अब लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो इन्फॉर्मेशन करेंटली टीएलबी में अवेलेबल है दैट मे नॉट बी वैलिड फॉर द करंट प्रोसेस विच इज बीइंग शेड्यूल्ड ऑन दी सीपीयू। तो आपको टीएलबी एंड कैशे की इंफॉर्मेशन को
फ्लश आउट करने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपको टीएलबी एंड कैशे को फ्लश आउट करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कब होगा? अगर आप थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट में देखोगे तो थ्रेड्स जो है वो सेम एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को यूज करती है। तो अगर थ्रेड्स की बीच में स्विचिंग हो रही होगी, अगर एक थ्रेड की प्रोसेस है और दूसरी थ्रेड की प्रोसेस है, अगर उनको आप उनके करस्पॉन्डिंग अगर आप प्रियम्पशन कर रहे होंगे, तो आपको जो टीएलबी की वैल्यूज हैं और जो कैशे की वैल्यूज हैं उनको फ्लश आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको टीएलबी नहीं पता वो अभी फोकस ना करें। टीएलबी इज बेसिकली ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। बचपन में ओएस में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पेजिंग की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए टीएलबी, जिसको हम ट्रांसलेशन लुक अपसाइड बफर है, उसका यूज करते हैं, जो डायरेक्टली लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। पढ़ा है क्या गुलाम? पढ़ा है गुलाम गौज कि टीएलबी इज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। उस केस में अगर टीएलबी के अंदर आपको डेटा मिल जाए तो आप जनरली जो पेज टेबल को एक्सेस करके और फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन करते हो, उस पेज टेबल को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज टेबल इज एक्चुअली मेन मेमोरी और उसको एक्सेस करने का टाइम स्लो है, तो उसको एक्सेस करने का टाइम बच जाएगा। समझ गए? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो इसलिए है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज एक्चुअली एन ओवरहेड। ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकती है। So you may note this down as well. मैं एक्सप्लिसिटली नहीं बताऊंगा, बट इट कैन डिपेंड अपॉन मैनी थिंग्स। That will be all. Okay, so that will be all from the context switching point of view. क्यों पढ़ा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? भाई डिस्पैचर पढ़ना चाह रहे थे। क्या पढ़ना चाह रहे थे सर? कहानी तो सिर्फ इतनी सी थी, कहानी तो सिर्फ इतनी सी थी कि हम पढ़ रहे थे प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। और प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर हमने बोला कि भाई यहाँ पर शेड्यूलर और डिस्पैचर का कॉन्सेप्ट भी है। शेड्यूलर क्या करता है? तीन टाइप के शेड्यूलर थे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा था? प्रोसेस को सिलेक्ट तो कर ले रहा था कि किसको आपको नेक्स्ट सीपीयू पर एग्जीक्यूट कराना है, लेकिन उस पर्पस से कि उस प्रोसेस को सीपीयू पर लोड करा करके एग्जीक्यूट कराया जा सके, उसके लिए आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट भी थी, और वो जो एक्स्ट्रा चीज थी उसको हम बोलते हैं डिस्पैचर। उसको हम बोलते हैं डिस्पैचर। तो क्या अब लोगों को डायग्राम की ये वाली चीज समझ में आती है? क्या अब आप लोगों को डायग्राम की ये वाली चीज समझ में आती है कि जब मैंने कहा था कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, शेड्यूलर एंड डिस्पैचर मिल करके ये इंश्योर करेंगे, शेड्यूलर एंड डिस्पैचर मिल करके ये इंश्योर करेंगे कि आप रेडी स्टेट से एक प्रोसेस को उठा करके रनिंग स्टेट में उसको रनेबल स्टेट में लेकर के आ पाओ। क्लियर है ना? क्लियर हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं यार ब्रोस। हो गया? ज्यादा और परेशान नहीं होंगे? क्या ये क्लियर है? इससे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिलीव मी। इससे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जितना मुझे आपको समझाना था, दिस इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो जितना हो सकता था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की, जितनी इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी कोई दे सकता था, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ओके, चलो। तो अब एक बात करते हैं, वापस से थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये हम डिस्पैचर की टर्म में हम इतना सारा कुछ समझ लिए, लेकिन एक चीज समझना, मैंने क्या बोला था? प्रोसेस क्रिएशन का काम किसका है? प्रोसेस क्रिएशन का काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। प्रोसेस क्रिएशन का काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। तो हमने इसके अलावा एक चीज बोली थी कि रहने दो, बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं, है ना? तो कुछ मत करो, बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो हो रहा है। वापस से कुछ करेंगे फिर इधर उधर चला जाएगा, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा 5-10 मिनट के लिए। सो लेट इट बी, है ना? तो कहानी क्या है? हाँ, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है प्रोसेस को क्रिएट करने का। अब हमने क्या बोला था? प्रोसेस दो टाइप की हो सकती हैं। प्रोसेस कैसी कैसी हो सकती हैं? सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हो सकती हैं एंड आईओ बाउंड प्रोसेसेस हो सकती हैं।
लिखना मत, सिर्फ समझ लो। सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस कौन सी थी? सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस वो थी जो अपना बहुत सारा एग्जीक्यूशन का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है वो सीपीयू के ऊपर लगाती हैं और थोड़ा सा टाइम वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने में लगाती हैं। तो अगर सारी की सारी प्रोसेस सीपीयू बाउंड हो, अगर सारी की सारी प्रोसेस सीपीयू बाउंड हो, इसका मतलब वो मैक्सिमम टाइम सीपीयू पे लगा रही है, तो क्या होगा समझना। अगर प्रोसेस मैक्सिमम टाइम सीपीयू पे लगा रही है तो एक प्रोसेस सीपीयू पर है, तब तक सारी की सारी दूसरी प्रोसेस वेट कर रही हैं, फिर वो वाली कंप्लीट होगी, दूसरी प्रोसेस जाएगी तो वो वाली भी मैक्सिमम टाइम सीपीयू पे लेगी और बाकी सारी की सारी प्रोसेस वेट करेंगी। तो अगर ऐसा होगा कि सारी की सारी प्रोसेस सीपीयू बाउंड हो, तो प्रोसेस अगर एन नंबर ऑफ प्रोसेस हैं तो उनको अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारी की सारी सिर्फ सीपीयू के ऊपर काम करना चाहती थी, कोई आईओ में इंटरेस्टेड था ही नहीं, कोई आईओ में इंटरेस्टेड था ही नहीं। अगर सारी की सारी प्रोसेस आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं, अगर सारी की सारी प्रोसेस आईओ बाउंड प्रोसेस हैं, तो सारी की सारी प्रोसेस आईओ में सॉरी सीपीयू पर अपना काम कंप्लीट करके और वेटिंग क्यू में आकर के बैठ जाएंगी, है ना। तो वेटिंग क्यू में आकर के बैठ जाएंगी तो वेटिंग क्यू लेंदी हो जाएगी। अगर सारी की सारी रेडी क्यू में वेट कर रही है तो रेडी क्यू वेट लेंदी हो गई है। तो दोनों ही केसेस में जो नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड होंगे पर यूनिट ऑफ टाइम वो डिक्रीज हो जाएंगे। दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, उसको एक गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू बाउंड एंड आईओ बाउंड प्रोसेसेस को सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे आप थ्रूपुट और सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर पाओ। समझ में आ गया? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सीपीयू का थ्रूपुट इंक्रीज हो और सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो, ऐसी प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यस और नो? समझ में आता है? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्लियर? चलो, तो बस इतना और याद रखना कि इस चीज के लिए कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो। एंड सो ऑल्सो एक और हमने एक चीज बोली थी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, कि वो कितनी प्रोसेस क्रिएट कर रहा है ये किसके हाथ में है? नई प्रोसेस क्रिएट करने का काम किसके हाथ में है? नई प्रोसेस क्रिएट करने का काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के हाथ में। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगी आपके प्रोसेस सिस्टम की किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये चीज भी किसके हाथ में है? ये चीज भी आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के हाथ में है ना। मिड टर्म शेड्यूलर विल बी यूज फॉर एन स्पेसिफिक पर्पस। जब मैं थ्रेशिंग का डिस्कशन करूंगा तब मैं आपसे बोलूंगा कि थ्रेशिंग के कॉन्सेप्ट को हैंडल करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं दैट इज मिड टर्म शेड्यूलर। उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करते, उसको फॉर टाइम बिंग भूल जाते हैं। आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर दो चीजों को मेंटेन करेगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, और वो ऐसी प्रोसेसेस को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा जिससे आपके प्रोसेसर का थ्रूपुट इंक्रीज हो और प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके। सीपीयू शेड्यूलर क्या इंश्योर करने की कोशिश करेगा? दैट विल बी द पार्ट ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर स्टार्टिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज सीपीयू शेड्यूलिंग। Okay. CPU scheduling. So what is the functionality of CPU scheduling? Functionality of CPU scheduling will be what? देखो, CPU शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा दैट रेडी क्यू में जो बहुत सारी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं उनमें से कौन सी प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट करेगी नेक्स्ट है। सो functionality is to decide that which process should run next
onto the CPU। तो भाई एक चीज समझने की कोशिश करो, ऐसा क्या खास हो गया किसी भी प्रोसेस को उठा करके रन करा दो सीपीयू पे? अगर सीपीयू शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को रन करना चाहिए सीपीयू पर, तो कुछ तो गोल होना चाहिए इस डिसीजन का। ऐसे तो अगर आप कोई गोल ही नहीं है तो किसी भी प्रोसेस को उठा करके बोल दो कि नेक्स्ट प्रोसेस ये वाली रन होगी सीपीयू के ऊपर। सो देयर इज अ गोल ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। व्हाट इज द गोल ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? Oh, what is the goal of CPU scheduling algorithm? So there are two goals of CPU scheduling algorithm. पहला तो क्या, देखो भाई, आप जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस को सीपीयू पर शेड्यूल कर रहे हो, आप जिस ऑर्डर में प्रोसेस को सीपीयू पर शेड्यूल कर रहे हो, उस ऑर्डर में सीपीयू पर प्रोसेसेस को शेड्यूल करने से आपके सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब सीपीयू मस्ट बी बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आपका जो थ्रूपुट है, दैट इज जो नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट होते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम, वो भी इंक्रीज होने चाहिए, है ना। सो द फर्स्ट गोल ऑफ द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू मैक्सिमाइज क्या करे, सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट। जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज थ्रूपुट, थ्रूपुट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। जितने ज्यादा टास्क कंप्लीट होंगे, जितने ज्यादा टास्क एग्जीक्यूट होंगे, कंप्लीट होंगे पर यूनिट ऑफ टाइम, उतना ही उस सिस्टम की थ्रूपुट ज्यादा होगी। सो द फर्स्ट गोल इज टू मैक्सिमाइज। नाउ जब आप ऐसा कर रहे होंगे कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और इसका मतलब आप सीपीयू को ऑल द टाइम बिजी रखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ऐसा करते करते कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी प्रोसेसेस रेडी क्यू में बेचारी वेट ही करती रह जाएं। आप सीपीयू को सिर्फ एक ही काम कराने में इंटरेस्टेड हो कि सीपीयू काम करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, और आपका थ्रूपुट बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये भूल जाते हो कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं जो रेडी क्यू में वेट कर रही हैं, उनका वेटिंग टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर वेटिंग टाइम ज्यादा है, इसका मतलब जिस यूजर ने वो प्रोसेस जनरेट की होगी, वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए इम्पेशेंटली वेट कर रहा होगा कि इस प्रोसेस का रिस्पॉन्स कब जनरेट होगा। इसका मतलब आपको ये दो चीजों को इंक्रीज करना है। एट द सेम टाइम आपकी जो प्रोसेस हैं, उनका जो एवरेज वेटिंग टाइम है, ऑन एन एवरेज प्रोसेस को जितने टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, वो वेटिंग टाइम भी रिड्यूस होना चाहिए। और एक टर्म होती है टर्न अराउंड टाइम, वो एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट इज to minimize, it is to maximize the CPU utilization and throughput, and to minimize average waiting time of the processes and to minimize average turnaround time of processes। तो ये समझेंगे कैसे वेटिंग टाइम कैलकुलेट होगा, कैसे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट होगा, ये सारा डिस्कशन आगे चल के होगा। लेकिन अभी से हमको इतना समझ में आता है कि भाई जो फंक्शनैलिटी है हमारे शेड्यूलर की, वो फंक्शनैलिटी ये है कि वो एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है फ्रॉम द रेडी क्यू, और वो प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी सीपीयू पर। लेकिन
will be the goal of the CPU schedule algorithm? तो ये ऐसी प्रोसेस को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा जिस प्रोसेस को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराने से आपके प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो, आपके सिस्टम का थ्रूपुट इंक्रीज हो, जो बाकी सारी प्रोसेस हैं उनका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो, और जो उनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो रिड्यूस हो। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सिस्टम की, आपके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। सो अब एक चीज समझने, यस सर, हाँ ये तो हो गया है ना। तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कैसे होगी ये शेड्यूलिंग, तो बेसिकली आपका जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, जिसको आप सीपीयू शेड्यूलर है, वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज करेगा इन दी रेडी स्टेट। ठीक है, सो जस्ट नोट नाउ, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर uses CPU scheduling algorithm और ये CPU शेड्यूल एल्गोरिथम कहां पर रन करेंगी? रेडी स्टेट में। ऑन दी प्रोसेसेस waiting in the ready queue of the ready state. क्लियर? चलो अब मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करता हूं। देखना, आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम तो देख लिया, ये आपकी न्यू स्टेट है, ये आपकी रेडी स्टेट है, ये आपकी रनिंग स्टेट है, ये आपकी वेट और ब्लॉक स्टेट है, ये आपकी टर्मिनेट स्टेट है। तो यहां पर कुछ ट्रांजिशंस हैं। दिस इज ट्रांजिशन ए। ये ट्रांजिशन ए कब होगा? ये ट्रांजिशन ए होगा जब न्यू स्टेट से एक नई प्रोसेस रेडी स्टेट में आएगी। दिस इज योर ट्रांजिशन बी। ट्रांजिशन बी मीन्स अ प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। दिस इज योर ट्रांजिशन सी। व्हाट डज इट मीन? अ प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। This is your transition D. That is, a process is moving from running state to terminate state. This क्या हुआ इसको? Is transition E. That is, a process is moving from running state to wait state, and this is transition F. That is, a process is moving फ्रॉम वेट स्टेट टू रेडी स्टेट। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इनमें से किस किस ट्रांजिशन के कारण यू मे नीड टू एग्जीक्यूट और यू मे हैव टू एग्जीक्यूट दी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बताओ क्या पूछ रहा हूं मैं? यहां पर ये डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, इनमें से किस किस ट्रांजिशन के कारण आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को रन करने की जरूरत पड़ सकती है? एक एक करके मत बोलना, जिसको भी आंसर देना है सारे के सारे ट्रांजिशंस एक साथ देगा। मैं क्या बोल रहा हूं? सारे के सारे ट्रांजिशंस एक साथ दोगे, एक एक नहीं दोगे कि एक बोल दिया ए फिर बोल दिया डी, ऐसे मैं ढूंढते रह जाऊंगा। तो आपके जितने भी ट्रांजिशंस हैं वो आप एक साथ दोगे। आप क्वेश्चन को समझे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करना। किस ट्रांजिशन के होने के कारण
आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करने की जरूरत पड़ेगी। किस ट्रांजिशन के कारण, किस ट्रांजिशन के होने के कारण आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन कराने की जरूरत पड़ सकती है? बोलो फटाफट एवरीवन। कैसे गंदे गंदे लोग हो तुम, पढ़ना लिखना सबने छोड़ दिया है क्या? बहुत शानदार। ओनली वन करेक्ट आंसर टिल नाउ। इतने सारे आंसर हैं और अभी तक सिर्फ एक करेक्ट आंसर मिला है, पता है आपको? ओहो हो। चलो, नहीं आया आपको, चमका नहीं आपको, क्वेश्चन नहीं चमका। चलो अब बताते हैं, करते हैं। देखो, ये एक सिस्टम है ना? अब बात समझना, क्या ट्रांजिशन ए के होने के कारण आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करने की जरूरत पड़ सकती है? समझना सबसे पहली चीज। चंद्र प्रकाश, जियो रश तुम अपने घर से लेके आए हो ना, है ना? चलो सुना बात को। क्या ट्रांजिशन ए के होने के कारण आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करने की जरूरत पड़ सकती है? क्या मतलब? अगर अभी ट्रांजिशन ए हुआ है, इसका मतलब क्या? ट्रांजिशन ए हुआ है इसका मतलब अभी अभी रेडी क्यू में एक नई प्रोसेस आकर के ऐड हुई है। लेट्स एज्यूम कि पहले कोई पीआई एंड पीजे प्रोसेस थी और अभी अभी एक नई प्रोसेस पीके आकर के आपके रेडी क्यू में ऐड हो गई, है ना? तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करने की जरूरत पड़ सकती है? ऑब्वियसली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि आपका जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो प्रीएम्प्टिव हो सकता है कि आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रीएम्प्टिव हो और आपका जो प्रीएम्पशन है वो प्रायोरिटी बेस्ड हो। अच्छे से समझो, सारी चीजों को सुनना अच्छे से तो समझ में आएगा। हो सकता है आपका जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो प्रीएम्प्टिव हो और आपका जो प्रीएम्पशन है वो प्रायोरिटी बेस्ड हो। यस और नो? तो जब भी, सुनना अच्छे से, जब भी कोई नई प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी इस पर्टिकुलर केस में, देन इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीपीयू शेड्यूलर टू चेक, it will be the responsibility of CPU scheduler to check whether this newly arrived process is having priority higher than all the other processes existing in the main memory or not. This newly arrived process is having priority higher than all the existing processes in the main memory or not. So if this process is having priority higher than, or basically simply understand, बाकी जो सारी प्रोसेस रेडी क्यू में हैं उनकी प्रायोरिटी ऑलरेडी जो रनिंग क्यू में है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। ऑलरेडी जो प्रोसेसेस रेडी क्यू में हैं उनकी प्रायोरिटी ऑलरेडी जो रनिंग क्यू में है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इनकी प्रायोरिटी ऑलरेडी रनिंग क्यू में एग्जीक्यूट हो रही प्रोसेस से ज्यादा होती और ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती तो इनमें से किसी प्रोसेस ने उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके और अपने आप को सीपीयू के ऊपर बिठा लिया होता, हाँ या ना? लेकिन इस प्रोसेस के आने के कारण हो सकता है कि इस प्रोसेस पीके की प्रायोरिटी ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज्यादा हो। अगर ऐसा है तो ये जो रनिंग प्रोसेस है इट विल बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम द सीपीयू एंड दिस न्यूली अराइव्ड प्रोसेस विल बी शेड्यूल्ड ऑन द सीपीयू। यस और नो? So you may need to schedule this process on the running state or you may not schedule this process on the running state, but you will definitely have to check whether this process is having priority higher than the process already running on the CPU or not if the scheduling is priority based scheduling and it is preemptive. Yes or no? इतना क्लियर है सबको? पहला ट्रांजिशन, बोलो यस और नो।
बोलो भाई, सबसे पूछ रहा हूं, एक आदमी नहीं देख रहा है मुझको। दूसरे ट्रांजिशन की बात करता हूं। सो ऑब्वियसली इस ए वाले ट्रांजिशन के कारण यू मे हैव टू run the CPU scheduling algorithm. You may have to run the CPU scheduling algorithm. Second, अब अगर ये एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, अगर एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, तो क्या इस ट्रांजिशन के कारण, अच्छा आप सब लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने शुरुआत में जो आंसर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने शुरुआत में जो आंसर दिया है वो था बी। यस, मैक्सिमम लोगों ने शुरुआत में जो आंसर दिया है वो है बी, एंड दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। व्हाई? अपोजिट है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के रन होने के कारण, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के रन होने के कारण ये ट्रांजिशन बी होगा। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के रन होने के कारण ये ट्रांजिशन बी हो सकता है, लेकिन इस ट्रांजिशन बी के होने के कारण सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करना पड़े ये जरूरी नहीं है। यस और नो? यस और नो? टेल मी। ट्रांजिशन के कारण सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करना पड़े ऐसा नहीं है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के एग्जीक्यूट होने के कारण ये ट्रांजिशन होगा, तो ये जरूरी है समझना। सो दिस बी इज नॉट करेक्ट। What about C? What about C? So tell me, if this transition occur, that is, if this transition C occur, then do or may we need to execute the CPU scheduling algorithm? And if yes, then what will be the specific case? मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है सी, इसलिए मैं जानना चाहूंगा उन लोगों से कि अगर ये सी ट्रांजिशन होता है तो क्या मुझको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करने की जरूरत पड़ सकती है? अगर नहीं तो आप लोगों का तो वो आंसर ही नहीं है, तो आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया है उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करने की जरूरत पड़ सकती है तो किस स्पेसिफिक केस में? टेल मी। चंद्र प्रकाश, एक बार और रेडी टू रनिंग वाली कहानी तो खाली है। एक बार और रेडी टू रनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना बात को। एक बार और रेडी टू रनिंग का क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ रेडी टू रनिंग स्टेट में ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन के कारण सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन नहीं करेगी, बिकॉज सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन की है और उसने एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया है जिसको अब आप रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेकर के जाओगे, उसके कारण ये ट्रांजिशन हुआ है। दैट आर process is moving from ready state to running state. Because a process is moving from ready state to running state, इसके कारण CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कभी नहीं चलेगी, बट क्योंकि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चली है इसलिए रनिंग स्टेट से, सॉरी, इसलिए रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस मूव कर रही है। आप गलत सोच रहे हो, जिसने पूछा है चंद्र प्रकाश, है ना? वेटिंग में चला गया क्या ये, कि बंद हो गया? ये गोल गोल चक्कर लगाने लगा क्या पीछे? टू ओवरऑल सीपीयू शेड्यूलिंग चल तो रही। अरे चंद्र प्रकाश, कैसे यार, ऐसी फर्जी बातें मत किया करो। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमेशा नहीं चलती रहती। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमेशा नहीं चलती है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अगर हमेशा चलेगी तो सीपीयू सीपीयू आपका जो सीपीयू है वो सिर्फ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को ही रन करता रह जाएगा। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम काहे पे चलेगी? वेरी बेसिक क्वेश्चन सुनना। आप लोग क्या है ना, बहुत एक तो कुछ तो भी मुझसे करवाते हो और फिर मुझको करते हो दुखी।
चंद्र प्रकाश कह रहा है सर, सुनना सब लोग, क्या ऐसा है? सबसे पहले तो मुझको ये बताओ कि ये जो YouTube वाला मेरा वो है उसके ऊपर गोल गोल चक्कर आ रहा है, तो आप लोग वीडियो देख पा रहे हो या नहीं? आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है या नहीं? क्योंकि मेरे इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ गोल गोल चक्कर लग रहा है। मोहम्मद रिजवान, रिजवान, योर आंसर इज करेक्ट, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग आंसर पढ़ लेंगे फिर अपना लॉजिक उसके थ्रू बिठाने लगेंगे। योर आंसर इज अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट। दिख रहा है सर, क्लियर है सर, ओके। तो सिर्फ मेरे स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यस, टाइम शेयरिंग सी। अब एक बात समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो मैं चंद्र प्रकाश को थोड़ा सा झाड़ना चाहूंगा, क्योंकि चंद्र प्रकाश ने मुझसे कहा, सुनना सब, आप लोग भी सब सुनो सर, तो ओवरऑल सीपीयू शेड्यूलिंग चल तो रही ही है ना? इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम परमानेंटली रन कर रही है? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम परमानेंटली रन कर रही है, तो जीवन में कोई और चीज सिस्टम के ऊपर काम ही नहीं कर पाएगी। जीवन में कोई और चीज सिस्टम के ऊपर काम ही नहीं कर पाएगी। सर क्यों ऐसा गंदी गंदी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी गंदी गंदी बातें इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज ऑल्सो एन एल्गोरिदम। CPU scheduling algorithm is also an algorithm which requires the CPU for the execution. हाँ या ना? तो अगर CPU scheduling algorithm लाइफ टाइम और परमानेंटली चलती ही रहे, तो फिर आपका CPU, एक ही CPU है ना, तो अगर एक ही CPU है तो आपका CPU जीवन भर एक ही काम करेगा क्या? CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करता रहेगा, बाकी दूसरा काम कर ही नहीं पाएगा। समझ गए? सस्पेंडेड रेडी के केस में जब सीपीयू को चाहिए होगी वो प्रोसेस की जरूरत है। अरे यार, मत करो इतनी सारी कहानी। सस्पेंडेड रेडी कहाँ है? सस्पेंडेड रेडी वाला तो मैं कुछ लेकर के ही नहीं आया यहाँ पर। आप जबरदस्ती कोई भी चीज लेकर के आ जाते हो। सुनना आप मेरी बात को, मुझे एक बात बताओ, ये ट्रांजिशन कब होगा? ये ट्रांजिशन कब होगा? इस ट्रांजिशन का मतलब है प्रीएम्पशन। तो इस ट्रांजिशन के होने के दो रीजन हो सकते हैं। अच्छे से सुनो, इधर उधर दाएं बाएं भागना मत। इस ट्रांजिशन के होने के दो रीजन हो सकते हैं। क्या? पहला तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन की हो। पहला केस तो ये हो सकता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन की हो। और अगर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन की है और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ने एक नई प्रोसेस को सिलेक्ट किया हो जिसको सीपीयू पर रन कराना है। सुनना अच्छे से, अगर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन की हो और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ने एक नई प्रोसेस को सिलेक्ट किया हो जिसको सीपीयू पर रन कराना है, तो दो चीजें एक साथ होंगी। क्या? जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जो सीपीयू पर रन कर रही है, दैट विल बी मूव्ड फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, एंड अ न्यू प्रोसेस will be moved from ready state to running state. But this is the case जब पहले सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन कर गई हो और उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया हो कि आप रनिंग स्टेट वाली प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेकर के आ जाओ और रेडी स्टेट से एक नई प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेकर के आ जाओ। तो उस पर्टिकुलर केस में इस ट्रांजिशन के कारण सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन नहीं करेगी। उस पर्टिकुलर केस में इस ट्रांजिशन के कारण सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन नहीं करेगी। बट देयर इज वन मोर केस, जिस केस में इस ट्रांजिशन के कारण सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन कर सकती है। देखना, बिना सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के एग्जीक्यूट हुए कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में क्यों आएगी? रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आना मतलब प्रीएम्पशन। रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आना मतलब प्रीएम्पशन। तो बिना किसी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के आपकी प्रोसेस का रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आना सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, और वो स्पेसिफिक केस है कि आप यूज कर रहे हो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा वाला? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो फिर आप यूज कर रहे हो वही चीज, टाइम शेयरिंग विल इवेंचुअली यूज राउंड रॉबिन, या तो फिर आप यूज कर रहे हो क्या? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम।
राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसमें क्या होगा, एक टाइम क्वांटम असाइन होगा। तो आपकी प्रोसेस जो अभी सीपीयू पर रन कर रही है उसको कुछ टाइम एक्स दिया गया होगा, या फिर लेट्स अज्यूम उसको 2 नैनोसेकंड का टाइम दिया गया, और वो 2 नैनोसेकंड कंप्लीट हो गए, और वो 2 नैनोसेकंड कंप्लीट हो गए। तो वो 2 नैनोसेकंड के कंप्लीट होते ही क्या होगा, उन 2 नैनोसेकंड के कंप्लीट होते ही वो जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में काम कर रही थी वो प्रोसेस रनिंग स्टेट से वापस से रेडी स्टेट में आ जाएगी। नाउ उस प्रोसेस के रेडी स्टेट में आने के बाद अब आप डिसाइड करोगे कि वो पुरानी वाली प्रोसेस तो यहां आ गई, लेकिन अब जो सेट ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल है रेडी क्यू में, अब जो सेट ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल है रेडी क्यू में, उनमें से कौन सी प्रोसेस सीपीयू पर शेड्यूल की जाएगी, इस चीज को डिसाइड करने के लिए आपको फिर से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन करनी पड़ेगी। हाँ या ना? क्लियर? क्लियर है जो मैंने बोला? अपने बाकी सारे कॉन्सेप्ट अपने पास रखो, बाकी जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको समझने की कोशिश करो। ये क्लियर है कि ये ट्रांजिशन दो रीजन से हो सकता है। पहला रीजन कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन की हो और उस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कारण एक प्रोसेस को रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में ले जाया गया हो। तो अगर आप एक प्रोसेस को रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में ले जाने की कोशिश करोगे तो पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस होगी उसको रेडी रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में लेकर के आओगे, फिर नई प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेकर के जाओगे। लेकिन इस केस में इस ट्रांजिशन के कारण सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन नहीं कर रही है। इस केस में हो क्या रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के रन करने के कारण ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो पहले ये ट्रांजिशन फिर ये ट्रांजिशन। लेकिन क्या कोई ऐसा केस है जिसमें ये ट्रांजिशन के कारण सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन करे? ऑब्वियसली, अगर आपका सिस्टम टाइम शेयरिंग सिस्टम है या तो फिर आप राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज करते हो, तो आपने ऑलरेडी जो प्रोसेस सीपीयू के ऊपर शेड्यूल की हुई है, अगर उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर कर जाता है, अगर उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर कर जाता है, तो आपका टाइमर ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर देगा। इसका मतलब उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में लेकर के आ जाएगा, उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में लेकर के आ जाएगा। और उस प्रोसेस के रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आने के बाद फिर जो सेट ऑफ प्रोसेसेस रेडी क्यू में अवेलेबल होंगी, उन सेट ऑफ प्रोसेसेस में से ये सिलेक्ट करने के लिए कि पुरानी वाली तो वापस घर आ गई, उसकी तो घर वापसी हो गई, लेकिन अब जो प्रोसेस मेरे पास अवेलेबल हुए उनमें से किस प्रोसेस को सीपीयू पर शेड्यूल किया जाना चाहिए, इस चीज को डिसाइड करने के लिए वापस से आपकी ये जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये रन करेगी और ये डिसाइड करेगी नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस सीपीयू पर शेड्यूल होनी चाहिए। क्लियर है ना? थैंक यू रिजवान। knowing the concept is one thing, but knowing everything about the concept is amazing. चलो, तो ए के कारण you may have to execute the CPU scheduling algorithm. Because of transition B, you will never have to execute the CPU scheduling algorithm. Because of transition C, you may have to schedule the CPU scheduling algorithm. This will be a specific case which will be corresponding to the time sharing operating system. Right? What about D? What about D? Bolo? This is quite easy. D and D, E, F are quite easy. Tell me. D के कारण आपको कभी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को रन करने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं? आप लोग ना ऐसे दिल को ऐसे चीर देते हो, मतलब चीर के रख देते हो, चीर के बोले बाबा अब तुम मतलब मार डालो तुम मुझे। अरे नालायकों, सारे के सारे बोल रहे हो नो नीड फॉर डी, डी नेवर, नो डी में तो काम ही खत्म हो जाएगा, नो जरूरत, नो। पागल पागल हो गए हो क्या? कहां से आए हो? अरे भाई, अगर एक ट्रांजिशन डी हुआ है, सुनना, अगर एक ट्रांजिशन डी हुआ है तो इसका क्या मतलब?
अगर ये ट्रांजिशन डी हुआ है तो इस ट्रांजिशन डी का मतलब है कि एक प्रोसेस अभी अभी कंप्लीट होकर के बाहर चली गई है। अगर डी वाला ट्रांजिशन हुआ है इसका मतलब अभी अभी एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट की है। तो अभी अभी अगर किसी प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है तो सीपीयू खाली हो गया ना, बोलो हाँ या नहीं। अरे भाई अगर अभी अभी ट्रांजिशन डी हुआ है इसका मतलब एक प्रोसेस सीपीयू को छोड़ करके बाहर भाग गई है, तो सीपीयू चचा खाली। तो अगर सीपीयू खाली हो गया तो सीपीयू को तो खाली रखना ही नहीं है, सीपीयू खाली रहना ही नहीं चाहिए भाई। तो अगर सीपीयू खाली हो गया है तो आप तुरंत बोलोगे भाई मैं खाली हो गया, तुम्हारे पास जो प्रोसेस बची है उनमें से फटाफट से एक को ढूंढो और मुझे दो। तो कहानी समझना, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन ए यू मे हैव टू एग्जीक्यूट दी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कब? अगर आपकी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है और प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है तो बिकॉज ऑफ दिस transition you may have to schedule the you may have to execute the CPU scheduling algorithm. Because of B you will never have to execute the CPU scheduling algorithm. Because of C you may or may not. Because of A you may or may not. Because of B you will never have to execute the CPU scheduling algorithm. Because of C you may or may not have to execute the CPU scheduling algorithm. But because of this D you will always have to execute the CPU scheduling algorithm. You will say, oh man, CPU is empty, it's not doing any useful work. So execute the CPU scheduling algorithm as soon as possible and schedule a new process to the CPU so that CPU can be busy in executing the process. Yes or no? बोलो हाँ या नहीं। अब क्लियर है? डी, because of A you may or may not, because of C you may or may not, because of B you will never have to, but because of D you will always have to execute the CPU scheduling algorithm. Same logic for E. The moment a process requests for IO operation, the moment a process requests for an IO operation, the CPU is free. The moment a process leaves the CPU for an IO operation, CPU is free. So if CPU is free, immediately you will have to execute the CPU scheduling algorithm so that a new process from the ready queue can be scheduled on the CPU. So in this case also, you will always have to execute the CPU scheduling algorithm. Yes? So because of D and E, you will always have to execute the CPU scheduling algorithm. Right? Correct. What about F? Because of this transition F, you will have to execute the CPU scheduling algorithm or not. Last thing, because of this transition F, you will have to execute the CPU scheduling algorithms or not. Correct, Kishan. Again, for F, you may or may not. For F, you may or may not have to schedule the, you may or may not have to execute the CPU scheduling algorithm. So, you may not, in what case? एक प्रोसेस थी जो वेट कर रही थी, उसका आईओ कंप्लीट हुआ और आप रेडी स्टेट में चले गए। आप रेडी स्टेट में चले गए इफ दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। इफ दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव इसका मतलब इसके यहां जाने से अगर कोई प्रियम्पशन नहीं होना चाहिए तो क्या होगा? इफ दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव तो उस केस में आपको किसी भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को रन करने की जरूरत नहीं है जब तक कि ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस या तो टर्मिनेट नहीं हो जाती या तो फिर आईओ के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर देती, है ना। बट इस ट्रांजिशन के होने के बाद अगर आपका जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव है
तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रीएम्प्टिव किस बेसिस पे है। अगर प्रीएम्प्टिव है और प्रायोरिटी बेस्ड है, अगर प्रीएम्प्टिव है और प्रायोरिटी बेस्ड है, तो आप चेक करोगे कि ये अभी अभी जो प्रोसेस आई है नई, जो वेट स्टेट से रेडी क्यू में आई है, इसकी प्रायोरिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी से ज्यादा है या कम है। अगर कम होगी तो बोलेंगे रुको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा होगी तो इसको शेड्यूल करना पड़ेगा सीपीयू के ऊपर, है या ना। तो अगेन बिकॉज ऑफ दिस यू मे or may not have to execute the CPU scheduling algorithm. So because of A, you may or may not have to execute the CPU scheduling algorithm. Because of C, you may or may not have to execute the CPU scheduling algorithm. Because of B, you will never have to execute the CPU scheduling algorithm. Because of F, you may or may not have to schedule the you may or may not have to execute the CPU scheduling algorithm. But because of transition D and transition E, you will always need to execute the CPU scheduling algorithm. Clear? Yes, गुलाम गौस। ठीक है, देखो ऐसे मत बोलो तो रन करेगी। अगर आपकी अल्गोरिदम प्रीएम्प्टिव अल्गोरिदम है प्रायोरिटी बेस्ड, अगर आपकी अल्गोरिदम प्रीएम्प्टिव अल्गोरिदम है और वो प्रायोरिटी बेस्ड अल्गोरिदम है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम डेफिनेटली रन करेगी, इसकी प्रायोरिटी कम हो या ज्यादा। आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग अल्गोरिदम के एग्जीक्यूट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो नई प्रोसेस आई है इसको सीपीयू पर भेजना है या नहीं। बट अगर प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है तो डेफिनेटली इस ट्रांजिशन के कारण आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करना ही पड़ेगा। क्लियर? सो दैट्स द आइडिया। सो यू कैन नोट देम डाउन, जैसे भी आपको लगे अपनी लैंग्वेज में ये सारी की सारी चीजें लिख लो। मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि ए वाले के केस में कब होगा, सी वाले केस में कब होगा और कब नहीं होगा। ये सी वाला केस कब कब हो सकता है, देयर आर टू स्पेसिफिक केसेस जब ये सी वाला ट्रांजिशन हो सकता है। एक तो सी का ट्रांजिशन होगा तब तब बी का ट्रांजिशन भी होगा, और एक पहले सी का ट्रांजिशन होगा और उसके बेसिस पे आपका सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रन करेगा। बी वाला केस तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल हो, है ना। Even if it is the highest priority process, yes, then also how does it matter? If it is the priority based scheduling and it is preemptive priority based scheduling, so whenever this transition happens, CPU scheduling algorithm will get executed. ठीक है, चलो तो मैंने आज आपको ज़्यादा नहीं बताया शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। मैं बहुत सारा कराना चाहता था लेकिन हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आप लोगों के डाउट के कारण बहुत सारा टाइम लगा दिया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बहुत सारा टाइम लगा दिया, इसलिए सीपीयू शेड्यूलिंग सिर्फ शुरू हुई है। जो जनरली सीपीयू शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो हम कल की क्लास से देखेंगे, जिसके अंदर तो कल बहुत कुछ होगा, कल फिर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कल फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, आज भी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, तो कल मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट आर दी डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स और क्या क्या होता है, अराइवल टाइम क्या होता है, सर्विस टाइम या बस टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटेड टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, डेडलाइन क्या होती है, शेड्यूल लेंथ क्या होती है, थ्रूपुट कैसे निकालना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो करेंगे हम ये कल की क्लास में। शुरुआत से सिर्फ न्यूमेरिकल है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, देन we'll see shortest job first, shortest remaining time first. We'll see that what all the algorithms are preemptive, what are the algorithms which are not preemptive, what are the algorithms which will cause starvation of the processes, what are the algorithms which will not cause starvation of the processes, what are the algorithms which can be implemented, what are the algorithms which are just the concept but cannot be implemented. So ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखने की होंगी। ठीक है, यूट्यूब पर लाइव होगी कल, करवा देंगे, कल की और लाइव करवाते हैं, शुरुआत तो करें, है ना। और देखो जब तक मैं मना नहीं कर रहा हूँ तब तक यूट्यूब पे चलने दो, जब तक मेरा मन है तब तक मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ। जिस दिन ऐसा लगेगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स फीका है उस दिन ये बंद हो जाएगा। हाँ, कल से डीपीपी, ये सही कह रहे हो, कल से डीपीपी भी मिलेगी। अभी तक तो कोई डीपीपी वाली जरूरत पड़ी नहीं ना, अभी तक तो हम बेसिक पढ़ रहे थे। देखो मैंने कल वाली 2-3 दिनों की जो क्लास की है मैंने उसमें बेसिक चीजें बताई हैं, मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है।
मैं सिर्फ आपको एक विजुअलाइजेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट, हाउ इट रिलेट्स विद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। अब कल से जो होगा दैट इज प्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड। कल से जो भी चीज़ें हैं दैट इज प्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड। क्वेश्चंस होंगे, गेट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसी चीज़ें जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं, जिसको समझने में दिक्कत होती है, उनका डिस्कशन होगा। कुछ नई चीज़ें जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी वो देखने को मिलेंगी, सब होगा। सर आज की क्लास में बहुत से डाउट क्लियर हो गया, मज़ा आया सर, थैंक यू। थैंक यू किशन। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपसे ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ओएस एंड सीओ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आज की क्लास में और बहुत सारे डाउट्स आ गए होंगे। दो चीज़ें होती है, कुछ लोग होंगे जिनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कुछ लोग होंगे जिनको आज की क्लास में बहुत सारे डाउट्स आ गए होंगे, एंड दैट्स जस्टिफाइड। उन लोगों में से ये सोच रहे होंगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जो मुझे पता ही नहीं है, आपने बोल दी। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो आपको क्या किस चीज़ का वेट करने की ज़रूरत है ये समझो। अगर ऐसा है तो आपको थोड़े टाइम तक वेट करने की ज़रूरत है, जब तक सीओ आप नहीं कर लेते। जिस दिन आप सीओ कर लोगे, इन्हीं वीडियोस को वापस से एक बार देखना, और जिस दिन सीओ करने के बाद इन वीडियोस को वापस से एक बार देखोगे, तुम बोलोगे अरे भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, और इतनी छोटी सी चीज़, इतनी छोटी सी चीज़, और मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या पहाड़ आ गया। एक्चुअल में दिक्कत क्या है, हम लोगों को क्योंकि पूरी चीज़ें पता नहीं है इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट दिस टू सब्जेक्ट्स आर वेरी अमेजिंग। साथ में पढ़ो, खूब मजा आएगा। चलो एनीवे ये सारी चीजें हैं। कल से हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, आज हमने सीपीयू शेड्यूलिंग के फंक्शनैलिटी क्या है, गोल क्या है, किस किस केस में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन करने की जरूरत पड़ सकती है, वो छोटी छोटी सी चीजें देखी है ना। बाकी समझते हैं। दैट विल बी ऑल। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। विल सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। किसी को कोई डाउट है? हाँ अब बताओ, आप लोग बहुत सारे इधर उधर के क्वेश्चन पूछते हो ना, जो आप इधर उधर के क्वेश्चन पूछते हो वो मुझसे अब पूछ लो। सब्जेक्ट के बीच में आई बैग यू कि मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट चल रहा होता है ना, उस टाइम पे मेरा दिमाग अलग लेवल पे काम कर रहा होता है, उसमें कोई कुछ पूछ लेता है तो मैं आधी चीजें तो स्किप कर देता हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता क्या पढ़ा रहा था, मैं क्या कर रहा था। तो पूछो, सब कुछ पूछो। बोल दो कि सर आज 15 मिनट बाद पढ़ाओ, पहले हम लोगों के सबके डाउट सॉल्व कर दो, छोड़ देंगे 15 मिनट बाद कर लेंगे सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भाग नहीं रहे, है ना। लेकिन डिस्टर्ब मत करो, बीच में चीजों को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि बीच में जो चीजें आती हैं वो बहुत परेशान करती हैं, और उससे मेरा नहीं नुकसान है, मुझे थोड़ी ना पढ़ना है यार, मुझे आप लोगों को सिखाना है। अगर गलती से कहीं कोई चीज ऊपर नीचे हो गई, अगर कहीं कोई चीज स्किप हो गई, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो देखो क्या हो सकता है भाई कोई डाउट? मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, अगर आप लोगों के डाउट नहीं है तो आई विल एंड दी सेशन। सर क्लास बस लाइव ऐसे ही चले यूट्यूब पर सेम टाइमिंग पर? अनीश, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो ऐसी चीज़ों के लिए मत बोलो जो गलत हो। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, देयर आर स्टूडेंट्स, समझने की जस्ट एक छोटी सी बात समझना, देयर आर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले ही बताया गया that ये जो कोर्स है प्रतिज्ञा बैच का ही और लाइव ऐप वालों का, दोनों का ही एक्चुअल में आपका कोर्स चल रहा है। तो देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी हमारे मैनेजमेंट को सौंपी है, और उसके रिटर्न में दे आर गेटिंग दी पर्क्स। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि उनको भी ये चीज़ मिले और ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी मिले, देन दे विल फील चीटेड, है ना। तो वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ हो जाए, दैट देर आर टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स हु आर हैविंग डिफरेंट स्किल्स बट गेटिंग दी सेम पेमेंट, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो वो नहीं हो पाएगा। ओएस एंड सीओए आपसे पढ़ना है, केवल 2 ही सब्जेक्ट बाय करना है। राम, ये आप देखो, आप मैनेजमेंट से ये चीज़ पूछो, क्योंकि जेन्युइनली मुझे नहीं पता, ट्रस्ट मी, जेन्युइनली मुझे नहीं पता कि ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं है। लास्ट ईयर तो थे शायद, लास्ट ईयर थे दैट पीपल कुड एक्चुअली बाय द इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, ठीक है। बट इस बार का मुझको नहीं पता है कि ऐसा है या नहीं है। और दूसरी चीज़,
ओएस के बारे में तो और नहीं कह सकता, क्योंकि आप जो चीज़ मुझसे डिमांड कर रहे हो कि सर ओएस एंड सीओए, तो ओएस तो मैंने अभी 3 दिन पहले मुझे पता चला कि मुझे पढ़ाना है, ऐसा करके, है ना। तो ये वाली चीज़ें अगर आप रिकॉर्डेड या इस किसी फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये मेरे पास है भी नहीं। सब फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं ओएस एंड सीओए में, भागना मत, जितना बोल रहा हूँ उतना करना, फुल मार्क्स ही आएंगे। बहुत आसान है, आप लोगों को सिर्फ लगता है कि टफ है, लेकिन दिस डैम इजी। सर आपका ओएस है 2,000 रुपए का लाइव ऐप में, मेरा है लाइव ऐप में, मेरा कैसे, आई डोंट नो, हो सकता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप ये सारी चीज़ें चेक करो, आप ये सारी चीज़ें चेक करो, मुझे नहीं पता है एक्चुअल में, हो सकता है शायद अवेलेबल हो, तो आप में से देखो, आकाश सिंह सर आपका ओएस है 2,000 रुपए का लाइव ऐप में, मुझे नहीं पता, तो जो लोग वो इंडिविजुअल लेने की कोशिश कर रहे हैं वो जाकर के एटलीस्ट गेट एकेडमी की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर चेक तो करो कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें हैं, किस किस डिफरेंट फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज कोर्स का शायद इन लोगों ने कुछ दिन पहले एक वो लॉन्च किया था, दैट सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज आर आल्सो बीइंग मेड अवेलेबल, तो उसको चेक करो राम, यू विल गेट दैट। ठीक है। कौन पूछ रहा है? शुभेंदु दुबे, सर एंट सी आई सी कोड पे 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगा, इज इट? इस कोड पे 4 बाइट की मेमोरी अलोकेट होगा, इज इट इन कर्नल मोड? बेटा ये जो अलोकेशन और ये सारी की सारी चीजें होंगी, ये कंपाइल टाइम की बात है, कंपाइलर इज डिफरेंट। ठीक है, तो समझो। और जब मैं बात करता हूँ ना, दी रिसोर्सेज विच आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं उसको उससे बाहर रखता हूँ। किसको कितनी बाइट की मेमोरी अलोकेट करनी है, किसको कितनी बाइट की मेमोरी अलोकेट करनी है, दिस विल बी कंपाइलर स्पेसिफिक। किसको कितने बाइट की मेमोरी स्पेस करनी, अलोकेट करनी है, दिस विल बी कंपाइलर स्पेसिफिक। बट द program will become a process and it will become get loaded into the memory. That memory will be allocated by operating system, loader and linker. That memory will be allocated by operating system that day. सर हमको भी पता होता तो हम भी क्यों लाइव ऐप में ऐसे देते, यूट्यूब से ही पढ़ते। निशा, शबनम, मैंने इसीलिए तो बोला कि ये आपको मिलेगा ही नहीं। आप जो बोल रहे हो ना सर हमको भी पता होता तो हम भी क्यों लाइव ऐप में पैसे देते, यूट्यूब पे ही पढ़ते, तो पता होता, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि लोगों को ये लाइव ऐप पे नहीं, लोगों को ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा तो यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकता, है ना। तो अ डे और टू, नॉट मोर देन दैट। शुरू कर दूं थोड़ा सा, मे बी मैक्सिमम यूट्यूब पर जो चीज़ अवेलेबल होगी दैट विल बी शेड्यूल, सीपीयू शेड्यूलिंग, मैक्सिमम शायद जहाँ तक मैं यूट्यूब पर अवेलेबल करवा पाऊँ, दैट विल बी सीपीयू शेड्यूलिंग, उसके अलावा नहीं। सर डिस्क्रीट मैथ भी आप पढ़ाओगे? विवेक, डिस्क्रीट मैथ सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए अब मैं ही पढ़ाऊंगा, बाकी डिस्क्रीट मैथ और सीओए तो मेरे ही हैं, वो तो डेफिनेटली 200%, 500%, 1000% मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। चलो, सो निशा हैज डिलीटेड हर मैसेज, दैट्स ओके। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया हो तो थोड़ा सा दिल विल बना देना, अच्छा लगता है यार, बाद में देख करके घर वालों को दिखाने में लगता है कि नहीं देखो लोगों को सच में पसंद आता है, नहीं तो फिर मुक्के मुक्के मार के चले जाना। मैं तो बोलता ही हूँ दोनों तरफ से आई एम गुड, दोनों तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या तो बता दो कि हाँ अच्छा लगा है, और नहीं अच्छा लगा है तो घूसे मार के चले जाओ, तो मुझे ये पता रहे कि भाई अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करने की जरूरत है ना। तो दोनों तरीके से आप मुझे समझा सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड नाइट।